समझो जी राम या कोई देवी देवता जी किसी पार्टी नहीं होता यार। राम प्रभु श्री राम सबके थे, जी रोए रोए में है, सबकी आत्मा में है। और इसी सीट से जीतना अपने में देश और दुनिया की ये खबर बनना स्वाभाविक। और ऐसी सीट से हम जीते हैं जिस सीट से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी सेकती थी। हमारी माँ जब हम आपातकाल में जेल में थे और हमसे मिलने आई थी, जेलर ने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया तो नाराज हुई। कहा देखो ये मेरा बेटा है, चोर डकैत नहीं, वकील है, जनता के लिए जेल में एक कोने दिन निकलेगा तो तुम्हारा सबके दिमाग ठीक करेगा। पैजामा पहने था, चप्पल पहने था और काटन सदरी काटन कुर्ता पहना था और मुझे जाड़ा लगा रात में। जी हमें अंदर नहीं लिया गया, रात में हम बाहर गेट पे खड़े रहे। मेरे बाबा का नाम रामनेवल, मेरे बड़े भैया का नाम रामोद, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे फादर इन लॉ का नाम राम सेवक। तो बाई बर्थ ऑफ माई बर्थ, जन्म से ही हमारा परिवार राम से जुड़ा था। अरे भैया नाम तो हमारे रोम में है यार। अरे ये चुनाव आ रहा है, इसमें भी जीतेंगे, ज़्यादा वोट जीतेंगे, लाखों वोट से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। मेरे मन में तो यह है कि इतना करूं कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। ये देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे, उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमारे सामने ये बड़े सवाल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की गजब की हाइप बनी। हाइप कुछ इस तरह की बनी कि अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ये चुनाव मशहूर हुआ। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जितना चर्चा थी उससे कहीं ज्यादा चर्चा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हो रही है, वो भी एक प्रत्याशी की। जबकि हुआ क्या कि इस चुनाव में तमाम बड़े और छोटे लोग चुनाव लड़े, जीते और हारे भी। लेकिन एक ऐसी शख्सियत कहिए या कहिए कि एक ऐसे व्यक्ति जीते जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सर पे लाल टोपी, गले में लाल गमछा और चलते हुए तेजी से वो कदम। कुछ लोगों को उनमें मुलायम सिंह यादव की भी झलक दिखती है। मैं बताऊंगा कि ये सफर मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी कैसे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं और आप समझ भी गए होंगे कि इस समय हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी हैं, जिनकी चर्चा और जिनकी खबरें रोज टीवी से लेकर के अखबार और डिजिटल दुनिया में तैर रही है। सर आपको बधाई हो कि आपने एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट किया है। धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर विजिट। सर क्या कभी सोचा था आपने कि एक पल ऐसा भी आएगा कि अचानक से आप पूरी दुनिया के नज़र में आ जाएंगे और सबसे ज़्यादा नाम आपका उछलेगा? ये तो मैं जब पढ़ता था जी कक्षा 11 में जी तो मेरे मन में भाव था। अच्छा और बस उसका नाग पंचमी का दिन था जी और जिसमें गुड़िया पीटी जाती है। जी तो मैं अपने मामा के यहाँ से थाना रौनाही के पास शेखपुर है, वहाँ से गया। हमारी मामी जी ने हमें एक कटोरी घूरी चना और गेहूं की और एक गिलास दूध दिया। कहा बेटा जाओ और दस्तखत करा के अपने वजीफा प्रारंभ पे चले जाओ। तो वो 15-20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता था शहर। तो वहाँ से हम गए तो एक विधायक जी के यहाँ गए। तो विधायक रात को शराब वराब पिए थे या क्या था, जो भी रहा हो, और एक महिला के साथ संतोषजनक बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि विधायक जी नाराज हैं या कोई बात है, चलो यहाँ से हटो। फिर एक संसद जी के यहाँ आए तो उनके पिताजी ने कहा कि शहर गए भैया आएंगे। भैया आ गए। मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने कहा कि हम तो जानते नहीं। तो हमने कहा सच गांव में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारी बहनें भी आई हैं, वहाँ से कहिए किसी को बुला लें। मैं बोला रहा हूँ। तो
तो प्रधान उस गाँव गए तो उन्होंने बताया इनकी दो बहनें हमारे यहाँ ब्याही हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ब्याही नहीं भाई, हमारे यहाँ भेज देते तब तो हम कर देते। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, स्वाभिमान की बात आ गई। तो मैं फार्म फाड़ के वहीं फेंक दिया अच्छा। और चला आया। थोड़ी देर पर एक तालाब है, आम का पेड़ था, उसी पर बैठकर मैंने लिखा अवधेश प्रसाद MA LLB एडवोकेट MP गृह मंत्री भारत सरकार। और मैं अब कभी वजीफा लेकर नहीं पढ़ूंगा, फीस माफ़ कराकर नहीं पढ़ूंगा, और जो हमारे बच्चे होंगे तो उन बच्चों को भी फीस माफ़ कराकर वजीफ़ा दिलाकर के मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये बात तो हमने 11 में लिखा था। और हमारी माँ जब हम आपातकाल में जेल में थे और हमसे मिलने आई थी, उसी दिन जो है उनका निधन हो गया। तो उसी दिन जब जेल का जेलर ने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया तो नाराज़ हुई। कहा देखो ये मेरा बेटा है, चोर डकैत नहीं, वकील है, जनता के लिए जेल में है, एक कोने दिन निकलेगा तो तुम्हारा सबका दिमाग ठीक करेगा। अच्छा, माता जी उसी समय कह दी थी ये। तो अब उनका एक आशीर्वाद करिए जी कि मैं चुनाव लड़ा, मंत्री बना और जेल मंत्री बना कारागार का। तो वो जेलर जो है उसमें मेरठ का सुपरिटेंडेंट हो गया था जी। अधीक्षक जेल। आया, पैर फाड़ पड़ा, कहा साहब माँ ने ये कहा था, डांटा था। हमने कहा उनका आशीर्वाद है, ठीक है, परेशान न हो, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब वो गांव में गई, जिस दिन उनका निधन होना था, लोगों को मिठाइयाँ बांटी, सिंगाड़ा बांटा, केला बांटा, और लोगों ने पूछा कि क्या भैया छूट गए, वकील भैया छूट गए? हाँ। कहीं छूटे तो नहीं, लेकिन उनका नाम देश दुनिया में उनका नाम होगा। अच्छा, देश दुनिया में उनकी तारीफ होगी। उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं आज सामने हैं, तो मैं समझता हूँ ये सबका आशीर्वाद है। अच्छा सर, मैंने सुना कि बड़े कठिन दौर भी आपकी ज़िंदगी में आए, जिस माँ के आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं आज, जिसका जिक्र कर रहे हैं हमने सुना कि उनके अंतिम संस्कार पे आप नहीं पहुँच पाए थे। क्या वो घटना हुई थी, ऐसी कौन सी घड़ी? नहीं, जब हम जेल में थे और उनका निधन हो गया था तो उस समय प्रदेश में गवर्नर शासन था, एंड चन्ना रेड्डी वाज द गवर्नर एट दैट टाइम। जी। तो लोगों ने अप्रोच किया, मोबाइल तो था नहीं, जेल के फ़ोन से। तो ये हुआ कि नहीं, गवर्नर साहब आपको पैरोल देने से मना कर रहे हैं। पैरोल होता है पुलिस कस्टडी में जाए और 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए चले आओ, उसको बोलते पैरोल। जी। मना कर दिया। तो फिर हमारे कुछ सीनियर वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बेल एप्लीकेशन डाला जी, और उसमें पैरोल का प्रार्थना किया। तो तीसरे दिन जी मेरे बेल मंजूर हो गई, या यूँ कहिए कि मुझे इस शर्त पर छोड़ा गया, 5,000 का जमानत उछल का, और इस कंडीशन पर कि स्मशान घाट जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, कोई सभा सोसाइटी नहीं करेंगे, घर नहीं जाएंगे और सीधे जेल में उपस्थित होंगे। तो मैंने अदालत का आदेश का पालन किया। जहाँ हमारे माँ दफनाई गई थी, हमारा खेत है, वहीं पर फावड़ा मंगाया और खोद के, क्योंकि उनकी मिट्टी हुई थी ना, खोदना चाहे, थोड़ा बाल दिखाई पड़ा तो मैं द्रवित हो गया। मेरी हिम्मत और मिट्टी हटाने की, तो उनका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो वहीं मिट्टी पर ढक दिया और सीधे में जेल चला आया। और उस समय तकरीबन 11 बजे थी, नवंबर का महीना था।
और मैं पैजामा पहने था, चप्पल पहने था और कॉटन सदरी कॉटन कुर्ता पहना था और मुझे जाड़ा लग रहा था। जी। हमें अंदर नहीं लिया गया, रात में हम बाहर गेट पे खड़े रहे। सुबह जब लगा फाटक खुला तो मैं गया, सारी बातें अपनी दास्तान बताया। जेल की बंदी थे 2-2.5 से, सब जेल बंदी थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, राजनीतिक बंदी थे। तो उन लोगों को बात बहुत तकरी, तो चाय वाय आया तो उसमें बड़ा बड़ा लोटा था, चाय चना और यही आया था, तो सबने फेंक दिया, मैंने हड़ताल कर दिया। अच्छा, इमरजेंसी में हड़ताल किया आपने? और दोपहर को भी खाना आया तो लोगों ने थाली फेंक दिया, हड़ताल हो गया। न सुबह किसी ने चाय किया, न दोपहर को किसी ने खाना खाया। तो हमको फांसी गार्ड में बंद कर दिया गया। अच्छा। फांसी गार्ड जी। 8x8 की कोठरी है, जिसमें किसी को फांसी देना होता है तो एक दिन पहले उसी में बंद कर दिया जाता है। तो आप उस समय विधायक थे? उसमें ना तो हवा रहती है, जी। न पंखा रहता है, जी। न बैठने गया, न पेशाब करने गया। अच्छा। फांसी का मुझे फांसी का रख दिया। रात भर में खड़ा रहा, सुबह मुझे छोड़ा गया और उसके बाद फिर 2 बजे आ गया वारंट हमारे लिए, ट्रांसफ़र लखनऊ जेल। अच्छा। तो हम लखनऊ जेल गए, तो वहाँ पर तमाम राजनीतिक बंदी साथी थे, तो दोनों मिलाकर हम लखनऊ फैजाबाद की जेल में रहे हैं। उसी दरमियान मेरी माँ का निधन हुआ और माँ का आखिरी दर्शन नहीं पाए। 3-4 दिन तक मेरी माँ की लाश पड़ी रह गई और जब दफन हो गया तो रात में पहुँचे और अदालत का आदेश था कि जेल में चले जाओ। तो मैं जेल अदालत के आदेशों के पालन में मैं चला घर भी नहीं गया। अब लोग, अच्छा, यही घटना कुछ पिताजी के साथ भी हुई थी शायद, पिताजी का भी अंतिम दर्शन नहीं कर पिताजी पाए? का यूँ हुआ है कि 81 में अमेठी से राजीव गांधी और शरद यादव लोकदल से लड़े थे। जी। चौधरी साहब ने उनको टिकट दिया था। राजीव गांधी दुनिया में नहीं है तो कांग्रेस से लड़े थे। चौधरी साहब मेरे घर से सड़क है नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सड़क किनारे मेरा घर था। तो मुझे पता चौधरी साहब आ रहे हैं, तो हम नीचे उतर के उनके स्वागत में खड़े थे, कपड़ा बड़ा पहने थे। तो चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी बैठा लिया और रास्ते में कहा, उधर सुनो, ये चुनाव जब हो जाएगा तब फैजाबाद जाना। अच्छा। नतीजा हो जाएगा, गिनती हो जाएगी। अब उस समय तो गिनती में लगता था 8-10 दिन। अच्छा। तो बैलेट था ना, बैलेट। जी, बैलेट होगा। तो मैंने काउंटिंग एजेंट के रूप में अपना फोटो खिंचा लिया था, नाम लिखा दिया था। तो कल काउंटिंग होनी है सुबह 7 बजे से और रात को 9 बजे हमें बताया गया कि आपके पिताजी का निधन हो गया। अच्छा। तो मैंने बड़ा धर्म संकट में हो गए कि क्या बताएं, अगर हम चले जाएंगे तो 50,000 वोट इस टेबल पे आएगा और बिना एजेंट के काउंटिंग हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। ये शरद यादव जी चुनाव लड़े थे ना? और राजनीतिक पिताजी चौधरी चरण सिंह ने कहा था और जिस बाप ने पैदा किया तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए, जिन्होंने पैदा किया था उनकी डेथ हो गई है और जो राजनीतिक पिताजी हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह, इनकी बातों को हमने तरजीह दिया कि चलो इनके आदेश का अनुपालन करेंगे। तो उस समय काउंटिंग में कभी कभी झगड़ा हो जाता, लाठीचार्ज हुआ। वो दौर तो था लूटपाट का भी था। 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ था जी। लोगों की उंगलियां फट गई, अंगूठे टूट गए। खैर मेरे ऊपर लाठी का न चार्ज हुआ न लाठी चोट आई। लेकिन मैं 12-14 दिन बाद गया, तब मेरे पिताजी का दाह संस्कार हो चुका। और गांव में जो है तेरही रोटी जो करते हैं जी, यही सब हो गया था। मैं 14 दिन बाद पहुंच पाया।
न पिताजी की मिट्टी में पहुंच पाया, न उनके जो संस्कार होता है फिर रही गया जो भी होता है उसमें भी हम नहीं पहुंच गए। हम तो 13-14 दिन पहुंचे, ये बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी और मुलायम सिंह जी की मुलाकात कहाँ हुई थी, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि आप उनके फाउंडर मेंबर में हैं समाजवादी पार्टी के। अरे भाई, चौधरी साहब थे जी। तो चौधरी साहब में तो नेता थे उत्तरी भारत के जी। और उनके यहाँ सारे देवगौड़ा जाते थे। कर्पूरी ठाकुर मानते थे उन्हें नेता, हम मानते थे, नेताजी मानते थे, पेरी प्रसाद वर्मा मानते थे, राजेंद्र चौधरी मानते थे, सारे लोग। तो उसी स्कूल ऑफ थॉट से हम निकले हैं। यहाँ से नेताजी निकले, खैर नेताजी तो सोशलिस्ट पार्टी से निकले हैं, लोहिया जी के, लेकिन हम बीकेडी से। लेकिन उस समय बीकेडी और सब जो है, चौधरी साहब भी नेता हो गए, लोक दल बन गया था जी। तो तभी से नेताजी से मेरा परिचय हुआ। नेताजी 77 में मंत्री बने, हम भी 77 मंत्री बने। रामनरेश यादव के मंत्रिमंडल में हमारे पास सूचना और सामान्य विभाग दिया गया, सामान्य प्रशासन। और 1.5 साल बाद बाबू नरसिंहदास मुख्यमंत्री हुए तो उन्हें ग्राम विकास, पशुपालन, मत्स्य, आपका ये विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए। और मत्स्य और पशुपालन के विभाग के कैबिनेट मंत्री मुलायम सिंह जी थे जी, और हम राज्य मंत्री थे जी। तो उन्होंने विश्वास करके पशुपालन और मत्स्य का जी समूचा काम मुझे दे दिया था। अच्छा। यहाँ तक कि मैं डायरेक्टर का भी ट्रांसफ़र कर सकता था। अच्छा। डायरेक्टर पशुपालन, डायरेक्टर फिशरी का मुझ पर यकीन करते थे। और तब से मजबूत विचारधारा, मजबूत यकीन, भरोसा तब से साथ ये है। अच्छा, आप 9 बार मंत्री रहे, 6 बार मंत्री रहे, 9 बार विधानसभा चुनाव जीता आपने, और ये लोकसभा चुनाव जीता आपने। जो पॉपुलैरिटी अभी आपको मिली है, इसको और उसको कैसे देखते हैं? क्या आपके उन कार्यकालों में आप इतने मशहूर हो पाए कि आपको एक बार में पूरी दुनिया जान गई? देखिए, ऐसा है, वो तो एक स्टेट में हम थे ना जी, स्टेट में रहे, एक प्रदेश की पंचायत थी जी, और यूँ अपने प्रदेश में हमारा सम्मान था जी। नेताओं में, सभी दल के नेता। और अभी भी जब हम योगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी मुझे सम्मानित करते थे। मुझे कहते थे कि आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और सदन के सभी लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। 12-17 में हमको सम्मानित किया गया। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, माता प्रसाद पांडे जो है अध्यक्ष थे, और इधर 22 में जब चुनाव हुआ योगी जी मुख्यमंत्री हुए और ये महाना जी सतीश महाना जी अध्यक्ष हुए। तो इसमें भी हमें सम्मान दिया गया सीनियर मेंबर के नाते। और सारे विपक्षी सत्ता के सारे लोग और प्रदेश के सारे लोग हमें सम्मान देते थे, हमेशा हमेशा। और भी तो लेकिन चूँकि ये लोकसभा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और ऐसी सीट से हम जीते हैं जिस सीट से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी सेकती थी, दुनिया को गुमराह करती थी, राजनीति का व्यापार करती थी राम के नाम पर। और चुनाव पहले जिस सीट पर देश दुनिया की निगाहें थी, स्वाभाविक है चुनाव होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना सारा समय सामा तानमा झामा योद्धा से दुनिया के लोगों की निगाहें थी। और इसी सीट से जीतना अपने में देश और दुनिया की ये खबर बनना स्वाभाविक। अयोध्या से लगातार आप विधायक भी रहे हैं, आप सांसद भी हैं, लेकिन कहते हैं कि आप ही श्री राम का नारा नहीं लगाते। लगाते क्यों नहीं? लगाते हैं। अरे हम तो वहीं पैदा हुए हैं यार। मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे बड़े भैया का नाम रामोद, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम,
मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे फादर इन लॉ का नाम राम सेवक। तो बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ, जन्म से ही हमारा परिवार राम से जुड़ा था और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा वहीं जन्म हुआ है। तो ये कहना राम का नारा नहीं लगाते, अरे भैया राम तो हमारे रोम रोम में है यार, राम हमारे लिए नए थोड़े हैं, हम तो राममय हैं, हमारे रोम रोम में है। लोग कहते हैं कि आप राममय हैं, यही वजह है कि आपके पूरे परिवार में कि श्री राम जी की झलक देखने को मिलती है। लेकिन जब से सियासत हुई है राम जी को लेके या अयोध्या को लेके, तो तब से आपने श्री राम कहना बंद कर दिया। ये गलत लोगों की जानकारी। तो मतलब आप बोलते हैं जय श्री राम, ऐसा? जरूरत क्या है? यही श्री राम का नारा ये तो भाजपा का अपना चुनावी राजनीतिक नारा था जी। हम तो हनुमान जी का दर्शन करते हैं, श्री राम का दर्शन करते हैं, घर में हमारी पूजा पाठ भी होता है। ये राम कथा हुआ था, ये वहाँ हुआ, तो हमसे ज़्यादा राम भक्त कौन होगा? हमसे ज़्यादा पूजा पाठ देवी देवताओं में कौन यकीन करेगा? अरे जय श्री राम का नारा तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा था जी। अब उन्होंने भी नारा बदल दिया, सुनते हैं जय जगन्नाथ कह रहे हैं। मतलब वो खिलाफ हो गए, अयोध्या से हारे क्या कि उन्होंने अयोध्या से मुंह मोड़ लिया, ऐसा कह रहे हैं आप? अब वो जाने, हम कैसे कहें मुंह मोड़ा कि नहीं मोड़ा, ये तो आप उनसे पूछो। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों हारी होगी, या आपके तरफ लोग क्यों आए होंगे? आप तो पहले भी वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन चीजें उस तरह की नहीं थी। अब की बार ऐसा क्या था? अरे बीजेपी के हार के कई कारण थे। बीजेपी के हार के एक नहीं अनेक कारण थे। गरीब जनता का घर ढहाया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, भय और आतंक पैदा किया गया, कोई काम नहीं हुआ, और ये तमाम बातें हैं, नहीं अनेक कारण हैं। बीजेपी तो कहती है कि वहाँ उन्होंने रोजगार दिया, जो उन्होंने तोड़ा उसके बदले में उनको जगह दी, और व्यापार बढ़ेगा। 100 मीटर के दायरे में उन्होंने जमीनों का दाम बढ़ा दिया, एयरपोर्ट बना दिया। नथिंग लाइक दैट। कौड़ी के दाम पे जमीन खरीदी गई। 7 साल हो गया, उत्तर प्रदेश के सब जिलों में सर्किल रेट बढ़ा है, लेकिन 17 से अब तक फैजाबाद की ज़मीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। सर्किल रेट वो बड़ा होता है कि हर साल ज़मीन का रेट बढ़ता, मूल्य। तो 7 साल से सर्किल रेट नहीं बना, तो ज़मीन का सब चीज़ के दाम बढ़ गया, तो ठगा गया है। अभी आप अयोध्या गए थे, सुना हूँ कि सर्वे किए हैं, बड़ा मतलब ये खबर सुर्खियों में है, जहाँ देखें वहाँ यही है कि आप जीतने के बाद अयोध्या गए और कुछ मुद्दे हैं जो संसद में उठाने की बात की आपने। आपने रखा क्या संसद में? क्या निकला, क्या लगा? अरे संसद में तो आज सुना होगा राहुल जी बोले हमारा ही दृष्टांत लेकर। हाँ, और कल हम बोलेंगे तो तमाम मुद्दे उठेंगे। तो राहुल जी जो बोले वो बिल्कुल सही, वो आपकी ही बात है, जो आपने कहा था वही राहुल जी ने बोला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने ही उनको ये रिपोर्ट दी है। नहीं, अरे उनको अपनी भी राजनीति करते हैं, उनके भी आदमी हैं, उनके भी ना हैं, निर्मल खत्ती और सारे लोग उनके भी लोग हैं। सब राजनीति करने वाला जो देश की राजनीति करेगा वो तो हर जगह की जानकारी रखेगा भाई। अब अयोध्या जहाँ से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, तो वहाँ तो हर व्यक्ति राजनीति करने वाला, वहाँ के बारे में तो जानकारी रखना तो उसकी जिज्ञासा होगी। अभी जो खबरें आ रही हैं, और जैसा आपने देखा कि वहाँ ज़मीन धंस रही है, पानी टपक रहा है, तो इसको लेकर के आप मतलब आपके पास कोई प्लान है कि आप कुछ करने वाले हैं, या मुद्दा उठाया जाएगा, या कहीं कुछ इसके बारे में कंप्लेन वगैरह करेंगे आप लोग? मुद्दा उठाना तो अलग विषय है जी, वो तो उठाएंगे, लेकिन मुद्दा उठाने से हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव होता है जी, रचनात्मक व्यू, कि जिस दुश्वारियों से आदमी को गुजरना पड़ रहा है, इन परेशानियों से वो परेशानियाँ दूर हो, और दिशा में हम काम करेंगे। लोगों को मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे, लोगों को उचित मुआवजा दिलाएंगे, उजड़े हुए लोगों को बसाएंगे,
और किसानों के ऊपर जो तलवार लटक रही है कि हमारी ज़मीन ले जाएगी, ये सारी तलवार हट जाएगी और सब में खुशहाली अब वातावरण पैदा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सीट है वो तो तुक्के में आ गई, अब मिल्कीपुर अपनी सीट छोड़ने के बाद जीत के दिखाएं, तब ये माना जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अरे यार, बेवकूफ़ लोगों की कोई कमी है? ये कोनो बात है? मतलब जीती है। कोई हम पहली बार जीते हैं यार, कोई दिखाएं। अरे चुनाव में भी जीते हैं, अरे ये चुनाव आ रहा है इसमें भी जीतेंगे, ज़्यादा वोट जीतेंगे, ज़्यादा वोट जीतेंगे जी, लाखों वोट से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। अयोध्या वालों ने तो आपको पूरे दुनिया तक पहुंचा दिया, आप अयोध्या को कहां पहुंचाएंगे? कुछ पंचवर्षीय योजना आपकी भी है उनके लिए? उनके सम्मान को, उनके आदर को मेरे मन में तो है, मेरे दिल में तो है कि उनके सम्मान को, चाहे विकास का सम्मान हो, चाहे सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे अपरदारी भाईचारा का, गंगा जमुनी संस्कृत का, यहाँ प्रभु श्री राम की मर्यादा का, तो मेरे मन में तो यह है कि इतना करूं कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। ये मेरे मन में भाव है जी, ये भाव है, भाव समझिए। मतलब अब ये कहना, मतलब अब ये नहीं कोई कह सकता कि प्रभु श्री राम अब समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, मतलब वो उनके भी हैं। ऐसा है, समझो जी, राम या कोई देवी देवता जी, किसी पार्टी नहीं होता यार। ये तो हम आप हैं, अपनी विचारधारा बना लेते हैं। राम प्रभु श्री राम सबके थे जी, रोए रोए में है, सबकी आत्मा में है। बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, बहुत पहले, हजारों लाखों साल पहले। जी, तो राम आज नहीं लाए गए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हम राम को लाए हैं, बट नोबडी विल बिलीव कि राम को लाने वाले लोग हैं। इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। यही सब कारण है तमाम, इससे भारतीय जनता पार्टी की अब धर्म की राजनीति को वहाँ की महान जनता ने नकार दिया है। अब राजनीति चलेगी महंगाई पर, बेरोजगारी और तमाम आपदारी भाईचारा का, ये सब चलेगा। संविधान बचाओ, धर्म की राजनीति खत्म। आपने जिक्र किया संविधान बचाओ, मैं देख रहा था एक राजीव गांधी जी की बाइट थी कि जरूरत पड़ने पर सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। तो कोई भी सरकार हो, अगर जरूरत पड़ती तो क्या किया जा सकता है या बदल सकती? उनका कहना था कि संविधान भी बदल देंगे, ऐसा था। When राजीव गांधी इज नॉट अलाइव टुडे, जी, तो राजीव गांधी क्या कहते थे, कौन क्या कहता था? एक महत्वपूर्ण पद आपको मिलने वाला है, जो गृह मंत्री तो नहीं लेकिन डिप्टी स्पीकर की बात चल रही है, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है। अगर ये पद पे आप आते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मुझे कोई अधिकृत जानकारी नहीं है जी, यही जानकारी जो आप लोग बताते हो, यही जानकारी है, मेरी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। एंड हमारे नेता जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी हित में, जनहित में जो निर्णय लेंगे, जी, जो पद की जिम्मेदारी देंगे, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन यहाँ तक डिप्टी स्पीकर इसकी बात कर रहे हो, जी, हमारी जानकारी नहीं है, ना कोई अधिकृत सूचना मेरे पास है। जी, हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो ये है कि पार्टी ने सपोर्ट किया। खैर आपके पास भी ये सूचना जल्दी आएगी। अब आएगी तो देखा जाएगा। एक सवाल और, मैं ये पूछ रहा था कि लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिमट गई, लेकिन अब 37 सीट आने के बाद क्या रूपरेखा होगी समाजवादी पार्टी की आगे की प्रदेश में? अब तो बढ़ रहा है यार, 37 लोग हमारे जीते हैं, 37 सांसद जीते हैं, और हमारे सांसद के 4-5 लोगों की गिनती में और कुछ इधर उधर कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी जी, अदरवाइज तो हमारी ताकत 50 सीटें होती। माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ा है, यकीन बढ़ा है, और यकीन और विश्वास अगर ख़त्म हुआ है तो भाजपा से
अब 27 में चुनाव आएगा, देखेंगे आप। भारतीय जनता साफ रहेगी, एकदम सफाया रहेगा और फुल मेजॉरिटी से हमारी सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ये बात बिल्कुल सही है कि जनाधार भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी, इसीलिए आप हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी हैं इस समय। अब कैसा लगता है मतलब इस जगह पर आकर के और संसद में आकर के, या आप कुछ ऐसा जो सोचते हैं कि ये बाकी है, इसको मुझे करना है, ऐसा कुछ है क्या अभी? सब कुछ बाकी है। इस देश में लाखों करोड़ों लोग हैं गरीबी की रेखा के नीचे, मकानात नहीं हैं, आसमान के नीचे, बीमार होते हैं उनके लिए दवाई नहीं है, अस्पताल में आते हैं उनको बेड नहीं मिलता है, गांव में भी अन्याय होता है गरीबों के साथ। और ये देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे, उनके हाथ में कोई रोज़गार नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमारे सामने ये बड़े सवाल हैं, हमारे सामने बड़े सवाल हैं। इस देश की महंगाई है, इस देश और क्षेत्र जनता के तमाम लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी देने का सवाल है, आपसदारी समाज में भाईचारा जोड़ने का सवाल है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। तो कई सवाल हैं। इन सवालों में सारा मन, सारा दिल और सारी योजना हमारी पार्टी में थी। और आपको बताएं कि मुझे लगता है यही सवाल लेकर के आप लोग विधानसभा में भी जाने वाले हैं 2027 के, यही मुद्दे होंगे आपके? अरे भाई, मुद्दे तो समाजवादी कोई नई पार्टी तो नहीं, नेताजी की बनाई हुई चलाई हुई है। तमाम मुद्दे हैं। संविधान बचाना मुद्दा है, लोकतंत्र बचाना मुद्दा है, आरक्षण बचाना मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार देना मुद्दा है, किसानों की खेती को सांडों से बचाने वाला मुद्दा है ना जी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी हर चुनाव में जाती है। इस चुनाव भी जाएगी और जीतेगी। तो आप हमारे साथ आज विस्टॉक मीडिया पे अवधेश जी को देख रहे थे, और आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते या जो लोग अब इन्हें देख रहे हैं उनको ये बता दें कि इनकी सियासत लगभग 5 दशक पुरानी है, और तमाम ऐसी चीज़ें इनको जो लोग पसंद करते हैं वो सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि ये अपने ज़मीन पे सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी जब हम इनके आवास पे हैं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो गांव से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बात और, जो लोग इसके पहले कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी की सियासत ठीक उस तरफ सिमट गई है जैसे बसपा की है, तो अब ऐसा नहीं है, बल्कि जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ तक पहुँची है उसको ही आगे अब और बढ़ाएगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक अलग शख्सियत से और जानते हैं उनके ग्राउंड जीरो की कहानी।